हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमने 3 दिन पहले अपना मैथ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एसएससी जीडी के लिए। ये एक तरह का रिवीजन कोर्स है आपका, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा दोस्तों कि आपको चैप्टर वाइज आपको बेसिक करा के चले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपका जो टोटल सारा मैथ है उसको हमने 21 क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका सारा का सारा मैथ 21 क्लास में कवर हो जाएगा, जो आपके जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, हमारी जो 21 क्लास लगनी है उसमें हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आपने देखी होंगी। आज इस पे हमारी तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो 2 क्लास इस पे हमारी पहले हो चुकी हैं, आपने देखी होंगी। तो आज उसके तहत हमारी ये तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की। और इसमें मैंने आज तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए हैं जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका हल्का या फिर ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आने लायक ना हो। सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्या है। यदि a अनुपात b 5:4 और b अनुपात c 6:5 तथा c अनुपात d 7:10 हो, तो a अनुपात d क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पूछा हमसे a अनुपात d, तो बताइए a अनुपात d इसका क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो आपने देखा होगा, जब हमें a अनुपात d निकालना है तो पहले हम इसका रेशो लिख लेते हैं। a b का कितना दे रखा है, 5:4। यहाँ पे जो BC का रेशो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 6:5। CD का दिया है तो 7:10। ठीक है, अब हमें यहाँ दोस्तों क्या बताना है, केवल AD का रेशो बताना है। जब भी आपसे AD का रेशो पूछे AB BC CD का देकर, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, रिलैक्स होकर सुनिए। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ फैलाने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको रेशो दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंबल लगा रहा हूँ ऊपर से नीचे को, आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है। ठीक है, ऊपर से नीचे, इस रेशो की ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको मिल जाएगा सीधे सीधा यहाँ पे a अनुपात d। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए 5 गुना 6 5 अंक 30 और 30 सते 210, तो मुझे यहाँ मिलेगा 210। और ठीक ऐसे यहाँ पे 4 गुना 5 यानी 4 पंजे 20 और 20 ढाई 200, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 200। तो ये जो दोस्तों हमारा आया है ये आ गया a का वैल्यू, और ये जो वहाँ निकल के आएगा ये आएगा डायरेक्ट d की वैल्यू। तो अगर मैं इनका यहाँ पे रेशो बनाऊँ दोस्तों, तो 0 से 0 कट जा रहा है, तो आपको मिलेगा a अनुपात d। a अनुपात d आपको कितने मिलेगा, 21:20। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 21:20 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यानी a अनुपात d की वैल्यू क्या आएगी, 21:20। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आपने ध्यान से समझा होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में a d की रेशो निकालनी हो तो आपको क्या करना है, सीधा कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको आपको क्या करना है, या तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, अगर कटता है तो काट के इसको छोटा कर लेना है। यहाँ पे हमारा 0 से केवल 0 कट पाया है, तो 21:20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 6x + 5y अनुपात 6x - 5y बराबर है 11:5 के। तो x अनुपात y का हमें मान बताना है। क्या होगा दोस्तों इसमें, देखिए इसे करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं जो सब पे लगेगा, ठीक है, पहले उससे कर लेते हैं इसको। जो हमारा जेन्युइन तरीका इसका बिल्कुल जो सब पे वैलिड होता है, तो 6x पहले आप इसको लिख लीजिए प्लस के 5y, और इसको हमें बटे में लिखना होता है, इसके बटे में आ जाएगा आपका 6x - के 5y। इसको हमने यहाँ पे किस में लिखा है दोस्तों, बटे की फॉर्म में लिख लिया। ऐसे यहाँ पे जिनकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 6x का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 11 रेशो में, और 6x - 5y की वैल्यू कितनी है, ठीक है 5, तो इनको भी बटे में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुना इस वाले में जाएगा दोस्तों। ठीक है,
और यहाँ पे जो 6x माइनस 5y है ये ऊपर गुना में आ जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा 11 5 छंग 30 30x और 5 की गुना दोस्तों इसमें अगर 5 पंजे 25y। ठीक, ऐसी गुना में किसमें करनी दोस्तों, 6 की गुना 11 में जाएगी, 11 6 का 66, तो ये 66x हो जाएगा और माइनस के 11 पंजे 55y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें x को x की तरफ ले लेंगे दोस्तों, y को y की तरफ। ठीक है, तो देखिए हमारा इधर 66x है, इधर 30x है, तो जब 66x में से 30x घटेंगे दोस्तों कितने बचेंगे आपके, तो आप बोलोगे 36x। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये माइनस का 55y है दोस्तों, जब ये 55y इधर से इधर आएगा तो ये 25y में जुड़ जाएगा। जब बराबर से माइनस का नंबर कोई दूसरी तरफ आता है तो प्लस का हो जाता है, तो माइनस का 55 आपका 25 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा। तो 25 और प्लस कितने होते हैं, तो बोलोगे आप 80। ठीक है, तो ये हो गया आपके 80y। हमें दोस्तों क्या बताना है, एक्स वाई का रेशो बताना है, तो बस हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y को x के नीचे ले आइए, लेटर को लेटर के नीचे यानी वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे और नंबर को नंबर के नीचे। 36 जाएगा आपका 80 के नीचे, तो हो जाएगा 80/36। तो बस आप यहाँ से आसानी से क्या निकाल सकते हो, x अनुपात y आसानी से निकाल सकते हो। तो बताइए किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपका किससे दोस्तों, 4 से। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा और 4 से कटेगा ये 9 बार, तो ये 9 आ जाएगा, 4 9 36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 20:9। यहाँ x और y का जो अनुपात आया है कितना आया है, 20:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को P Q R S के बीच 3 4 5 6 में अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, यदि R को Q से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो उन सभी के हिस्सों का योगफल क्या होगा। मतलब आपसे एक तरह से पूछा गया है टोटल धनराशि क्या है जो इन चारों में बटी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जब रेशो का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरह से आपको करना है, किस तरह की अप्रोच इसमें लगानी है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर एक्यूरेसी के साथ दे सकें। तो रेशो दिया है पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का जो रेशो दिया है वो कितना है, दिया है 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला गया है क्यू आर को क्यू से 500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आप देखिए रेशो में हमारा जो क्यू की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 4 और आर की जो वैल्यू है कितनी है 5। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर की जो वैल्यू है रेशो में वो 4 से ठीक 1 ज्यादा है, यानी आर को रेशो में क्यू से कितना ज्यादा मिला है, तो 1 ज्यादा। और 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है दोस्तों, 500 रुपए। क्वेश्चन में दिया है आर को क्यू से 500 ज्यादा मिला है। ठीक है, और रेशो में क्यू को आर को क्यू से कितना ज्यादा मिला है, 1, यानी कि यहाँ पे आर की जो वैल्यू है क्यू से 1 यूनिट ज्यादा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500। तो यहाँ पे 1 बराबर क्या होगा, 500। और हमें बताना है इन सभी का टोटल हिस्सा कितना होगा। तो यानी कि इन चारों का जो टोटल आपका हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा, पहले हम इसको क्या बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं। तो टोटल हिस्सा कर लेते हैं रेशो में दोस्तों, 3 4 7 7 5 12 और 12 6 18। ठीक है, तो यहाँ पे इनका टोटल जो हिस्सा बन रहा है दोस्तों सभी का वो कितना बन रहा है, 18। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 18 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, तो 500 के बराबर है। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर होगी, टोटल हिस्सा 18 बना, तो आप बोलोगे 500 गुना 18। ठीक है, तो टोटल वैल्यू बनेगी 500 गुना 18 यानी कि 9000। तो सभी का जो टोटल हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा, तो बोलोगे आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 9000 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आयु संबंधित क्वेश्चन है आपका, ये आयु वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आते ही आता है आयु वाला। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 एसएससी सीएचएसएल टाइप 1 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखते हैं। 4 साल पहले बोला गया है दोस्तों, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 8:9 था 4 साल पहले।
ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 8:9। ठीक है दोस्तों, आज से 8 वर्ष के बाद, आज से 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 11:12 हो जाएगा। 11:12 ये दिया है दोस्तों इसने। 4 साल पहले का कब दिया है? 8-9, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले का हो गया हमारा, 4 वर्ष पहले का 8:9, और ये 4 साल बाद हो जाएगा। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष बाद हो जाएगा ये 11:12। ये हमें दिया है। आप देखिए ध्यान से दोस्तों इसमें, तो जो ए की जो एज है वो कितनी है रेशो में? 8, बी की कितनी है? 9। ठीक है, 4 साल पहले। और 8 साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएगी? 11, और बी की कितनी हो जाएगी? 12 रेशो में। तो आप देखिए यहाँ पे रेशो में दोनों का बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों के रेशो में 3 की वृद्धि हो रही है। ये 8 से 11 और ये 9 से 12। तो हम ये कह सकते हैं 4 साल पहले और 8 साल बाद, मतलब 12 साल के गैप में कितना रेशो बढ़ गया? तो आप बोलोगे 3, यानी +3 रेशो की जो वृद्धि होती है दोस्तों वो कितने सालों में होती है? 12 सालों में। तो यहां से देखते हैं एक रेशो की वृद्धि में कितना समय लगेगा, 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो 4 वर्ष, यानी 4 साल में इनका रेशो कितना बढ़ेगा दोस्तों? 1 यूनिट। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? 4 साल पहले की इनकी एज निकाल सकते हैं। तो 4 अट्ठे 32, तो ए की जो उम्र आ जाएगी दोस्तों 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? 32 साल। ठीक है, और इसी प्रकार से 4 नम 36, बी की एज हो जाएगी कितनी? 36 साल। अब क्वेश्चन में पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 4 साल पहले 32 का है और एक दूसरा व्यक्ति 36 का है, ठीक है, तो आज ये दोनों कितनी कितनी एज के हो जाएंगे? तो 4 साल के बाद, यानी आज प्रेजेंट में 4 साल पहले 32 का था, तो आज ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36 का, और बी हो जाएगा कितना दोस्तों? तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, दोनों की 4 बढ़ जाएगी, तो 36 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। इसका मतलब इनकी एज ये हो जाएगी प्रेजेंट में, और हमसे पूछा गया योगफल, तो 36 और 40 का योगफल कितना होता है? तो 76, यानी ए और बी की आयु का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा 76 ईयर। ठीक है, दोनों की आयु का योगफल कितना होगा? 76 वर्ष। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, 36 और 40 मतलब 76 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता आगे भी आ जाए, तो ध्यान से करके जाना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है दोस्तों, एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी कोई रेलगाड़ी तय करती है। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो समान दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, सामान्य चाल से चलते हुए वही रेलगाड़ी 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये दूरी तय करने में कितना समय लेगी वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इसकी चाल पता करनी है। यदि हमें इसकी चाल पता होगी तभी हम इसका समय निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, पहले हमें इसकी वास्तविक चाल निकाल लेनी है, सामान्य चाल निकालनी है कितनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो इसमें बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं होता अगर आप इसे बेसिक से करोगे। परंतु मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, यदि आपने इसको फॉलो किया तो आपको उसमें करने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे। तो बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है जो आपको बताने वाला हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, बस हमें ये सीखना है आज। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम का ही है, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है ये। जब कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति अपनी चाल में परिवर्तन कर देता है तो उसको कुछ समय ज्यादा या कम लगता है। तो ज्यादातर आपसे क्या पूछता है इसमें, या तो आपसे पूछेगा रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, ज्यादातर वास्तविक चाल ही पूछता है, सामान्य चाल पूछता है आपसे कि ट्रेन की या गाड़ी की रेल स्पीड क्या है, या फिर आपसे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करके पूछ सकता है, आपको कुछ अलग दूरी दे देगा
और उस दूरी को तय करने में आपसे लिया गया समय पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे आपको क्या करना होता है दोस्तों, दूरी पे ध्यान देना है। दूरी कितनी है, चाल में परिवर्तन कितना है और समय में परिवर्तन कितना है। ये तीन बातें आपको बड़े ध्यान से देखनी होती है, इन्हीं में सब कुछ छिपा है। ठीक है, तो चलते हैं। तो दूरी कितनी दी है दोस्तों, दूरी है हमारे पास 450, 450 किलोमीटर। यहाँ पे चाल में परिवर्तन कितना है दोस्तों, स्पीड हमने कितनी इंक्रीज कर दी, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ा दी। ठीक है, और इसकी वजह से हमने टाइम कितना बचा लिया, तो हमने वो दूरी 1 घंटा कम समय में तय कर ली है। तो ये हमारा डाटा है जो इसमें दिया गया है। बस इसी को ध्यान से सोल्व करना है, हमारा आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो आपको दूरी जो आपको दिख रही है दोस्तों, इसे ले लेना है। दूरी आपकी कितनी है, 450। इसमें जो आपकी स्पीड है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी स्पीड हमने बढ़ाई है घटाई है। ठीक है, जो चाल में परिवर्तन होता है उससे गुना लगा देते हैं और अपॉन में ले लेते हैं दोस्तों टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना है, 1 घंटा। तो 1 से इसको डिवाइड करें, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इनकी गुना लगा लेते हैं आप। जब गुना लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 45 गुना 450, सॉरी 450 गुना 5 यानी कि 2250 इसका आंसर बनेगा आपका। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं ताकि हमारा जो गैप आ जाए वो कितना आ जाए, चाल में परिवर्तन के बराबर आ जाए। चाल में कितना परिवर्तन है यहाँ पे, 5 किलोमीटर। तो 2250 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसका गैप कितना आ जाए, 5, अंतर 5 रहे और गुना करके आपका 2250 बने। तो सोचिए थोड़ा क्या हो सकता है, 2250 के ऐसे कौन से 2 फैक्टर करें ताकि गुना करके 2250 बने और उनका गैप कितना आ जाए दोस्तों, 5 किलोमीटर। इस तरीके में हमें क्या करना होता है दोस्तों, गैप उतना ही बनाना है जितना क्वेश्चन में दिया गया है चालों में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, देखिए आपने ट्राई कर लिया होगा, 45 और 50 कि जब आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा 2250। इस जीरो को मैंने बस इधर ट्रांसफर कर दिया तो मिल गया बस ये 450 था दोस्तों। ये जीरो इधर ट्रांसफर करते ही हमारा काम आसान हो जाता है। तो 45 गुना 50 कितना बनता है, 2250। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, हमने इसकी पुरानी चाल कितनी निकाल दी यहाँ पे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नई चाल होगी वो कितनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसने अपनी नई चाल बढ़ाई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पुरानी चाल इसकी 45 रही होगी और नई चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने इसकी चाल तो निकाल ली यहाँ से, तो ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है वो देखना है। तो दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है 315 किलोमीटर और चाल कितनी है, सामान्य चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको टाइम कितना मिलेगा, देखते हैं टाइम कितना निकल के आता है आपका। तो टाइम देखते हैं कितना आता है, 45 से काट लीजिए आप। अगर आपको 45 का टेबल याद नहीं है तो आप इसे 5 से या 9 से भी काटना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीधा काट के दिखाता हूँ। 45 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। 45 सत्ते 315 होता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा इसका 7 घंटे। 7 घंटे में ये रेलगाड़ी 315 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना होता है, जो आपको दूरी दी है उसको देखेंगे, चाल में जो परिवर्तन है उससे गुना लगाएंगे दूरी में। तो दूरी गुना चाल में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये वाला, आपको क्या करना है, इसका आपको 2 फैक्टर ऐसे करने होते हैं दोस्तों। इसके 2 फैक्टर आपको कैसे करने हैं दोस्तों, ताकि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो आपकी कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो सके। हमारे 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका अंतर कितना हो, 5 हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है तो मैंने 5 बनाया है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में कितना बनवा रहा है आपसे। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, अंतर 5 बनाया है, तो हमारा 45 गुना 50 बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, टाइम स्पीड का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति
4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और बाकी दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल के द्वारा तय की। ठीक है, देख पा रहे हो आप। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब ये है दोस्तों, इसने अपनी पूरी यात्रा को 2 साधन से तय किया है। पहला साधन पैदल और दूसरा साइकिल से। और इस यात्रा में इसको कितना समय लगा? 4 घंटे। यात्रा कितने किलोमीटर की है? 54 किलोमीटर की। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। एलिगेशन मेथड में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे और दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका एवरेज टाइम निकाल सकते हैं, सॉरी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 54/4 घंटे। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। और इसकी पैदल की स्पीड क्या है दोस्तों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चला है ऑन फुट, यानी पैदल चला है ये कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। साइकिल से इसकी स्पीड क्या बनती है दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बनती है। तो यहाँ पे साइकिल से जो स्पीड रहेगी इसकी दोस्तों वो कितनी रहेगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी एवरेज स्पीड है जो मैंने बीच में रखी है। इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं। 54/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लगा देते हैं इस पे एलिगेशन दोस्तों। तो 4 छिक्का 24, ये 24 हो जाएगा आपका। और 18 चौक 72, ये हो जाएगा 72। तो आपको क्या करना है? 72 में से जब आप 54 घटाओगे दोस्तों, ये हमारी नई स्पीड बन गई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 इनका एलसीएम बनेगा और इस 4 से हम क्या करेंगे? 6 में गुना करेंगे 24 आ जाएगा। और 4 से गुना करेंगे 18 में, तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो स्पीड हमारी हो गई वो कितनी होगी? 24 और 72 हो गई। और एवरेज स्पीड कितनी है दोस्तों? 54। तो आपको क्या करना है? बड़े में छोटा घटाना। एलिगेशन में ये होता है। तो 72 में से 54 घटाएं, कितना बचेगा दोस्तों? तो आप बोलोगे 18। ठीक है, और 54 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 54 में 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। तो यहाँ से जो रेशो बनता है दोस्तों इस एलिगेशन मेथड से, 6 18 और कितना बनेगा? 6 पंजे 30। ये दोस्तों क्या आता है? ये हमारे टाइम का रेशो आता है। क्या आता है? टाइम का रेशो। इसका मतलब उसने पैदल चलकर रेशो में 3 घंटे यात्रा की है और साइकिल से चलकर रेशो में कितने घंटे यात्रा की है? 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लग गया पैदल प्लस साइकिल से? तो आप बोलोगे 8 घंटे। परंतु यहाँ तो कितने घंटे दोस्तों? 4 घंटे। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने रेशो बनाया है इसकी वैल्यू किसके बराबर रखेंगे? 4 घंटे के। तो 4 घंटे हमारे 8 के बराबर है। रेशो का योगफल कितना आ गया? टोटल टाइम 8 घंटे। तो 8 घंटे हमारे किसके बराबर हैं? 4 घंटे के बराबर। तो 1 घंटा हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों? तो 4/8 यानी कि 1/2 घंटे के बराबर। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं उसने साइकिल और पैदल कितने कितने समय यात्रा की है। उसने बोला है पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी दोस्तों। तो पैदल उसने कितने घंटे यात्रा की होगी? तो 3 का आधा कितना हो जाएगा? अगर 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। 1 का आधा होता है। 1 बराबर अगर आधा आ गया आपका, तो 3 बराबर किसके होगा? तो 3 बराबर होगा 1.5 के। मतलब उसने 1.5 घंटे यात्रा की है पैदल। और इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए, यदि कोई गाड़ी या कोई वाहन या कोई व्यक्ति 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तो वो 1.5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? तो आप बोलोगे 9 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 6, तो 1.5 घंटे में कितना दोस्तों? तो 1.5 घंटे में चलेगा 9 किलोमीटर। तो पैदल उसने कितनी यात्रा तय की होगी? 9 किलोमीटर। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। समय हमारा 1.5 घंटे और 1.5 सिक्का कितने होते हैं दोस्तों? 9। तो 9 किलोमीटर इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा इसका एलिगेशन मेथड। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन से करोगे तो आपको जो रेशो मिलेगा दोस्तों वो चालों का नहीं मिलता, वो किसका मिलता है? टाइम का। कि चालों का जो अनुपात का उल्टा क्या होता है? वो टाइम का अनुपात होता है। तो यहाँ से आपको टाइम का रेशो मिलता है। इस टाइम के रेशो की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से इनका एक्चुअल टाइम निकाल सकते हो यात्रा का। और जो मैंने यात्रा का टाइम निकाला इनका, वो कितना कितना आ गया?
वो 1.5 घंटा और 2.5 घंटा आ गया, यानी 1.5 घंटा इसने पैदल यात्रा की है और 2.5 घंटा इसने साइकिल से यात्रा की है। तो टोटल यात्रा इसकी कितने घंटे की हो जाती है? 4 घंटे की। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पढ़ लीजिए, थोड़ा सोचिए किस तरह लगाओगे आप इसको। दूध और पानी वाला क्वेश्चन है ये। दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने, कोई शरारती लड़का है, जैसे मेरे पास एक लड़का बैठा है इस तरह कोई, तो एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। तो लड़के ने मिश्रण में कितना पानी मिलाया? लड़के ने कितने लीटर पानी की शरारत उसमें कर दी? शरारती लड़के ने शरारत कर दी, यानी कि मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया ताकि इसकी मात्रा बढ़ सके। तो हमारा यहाँ पे पहले मिश्रण कितना है दोस्तों? 470। ये हमारा 470 है। ऐसे क्वेश्चन आप एक लाइन में कर सकते हो, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखना, बस देखना आपको ध्यान से है और कुछ नहीं करना इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपको ये देखना होता है दोस्तों कि हम मात्रा किस पदार्थ की बढ़ा रहे हैं। ये मिश्रण दूध और पानी का है, दूध और पानी का है, लेकिन मिला किसे रहे हैं? केवल पानी को। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में जो दूध की मात्रा है वो फिक्स रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही अब। मतलब जितनी 470 लीटर में होगी मात्रा, उतनी ही मात्रा उसके नए मिश्रण में रहेगी। तो यहाँ पे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है मिश्रण का, तो हमें जिस पदार्थ की मात्रा फिक्स होती है उसी पे काम करना होता है। 470 लीटर में 5% पानी है, तो आप मुझे बताओ बंधु कि बताइए इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? अगर 470 में 5% पानी है तो मेरे बंधुओं ये बताइए आप मुझे, इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? 95%। टोटल कॉम्बिनेशन 100% होता है मिश्रण का। अगर टोटल में 5% पानी है तो दूध कितना रहेगा? 95%। यहाँ आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता, वैसे इसको आप लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है इसमें कुछ पानी मिलाया गया, अगर इसमें कोई भी हम थोड़ी बहुत मात्रा मिलाएंगे दोस्तों तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, और जो भी बढ़ी गई मात्रा होगी वो पानी की मात्रा होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 470 प्लस x। मैं मान लेता हूं कि मैंने इसमें x लीटर पानी मिलाया है। अब इसका जो परसेंटेज हो जाता है पानी का वो कितना हो जाता है? 6%। पहले 5% तब 6% हो गए, तो यहाँ पे अगर 6% पानी हो गया तो दूध कितना परसेंट होगा? तो 94%। दूध की मात्रा फिक्स है दोस्तों, परसेंटेज बदल जाएगा क्योंकि मिश्रण की मात्रा बदल रही है, तो दूध का परसेंटेज बदलेगा, लेकिन दूध की जो मात्रा है वो फिक्स रहेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूध की मात्रा को फिक्स करते हुए ये क्वेश्चन बनाया। तो देखिए कैसे करना है। 47 दूनी 94, और 47 से आप इसे काटो तो कितनी बार कटेगा? 10 बार। 47 ढाई 470 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 से काट दीजिए आप इसको, ये 5 बार कटेगा दोस्तों। अब बचा क्या? परसेंटेज के साथ भी होता है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म ही हो जाता है। परसेंटेज आपको यहाँ पे बटे में 100 उतारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, बस सीधा आपको नंबर लिखना है और कैलकुलेट करना है। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा और 95, तो इनकी गुना कर देते हैं। 5 पंजे 25 और 5 नम 45 और 2 47। तो इधर जो हमारी मात्रा आ गई, इधर जो हमारी मात्रा है वो 475 आ गई। इधर मात्रा कितनी है? 470 प्लस x। तो जब 470 आप इसमें से घटाओगे दोस्तों, ये हमारी नई मात्रा है टोटल जो अब बनी है, और ये पहली मात्रा है। इसमें मैंने कुछ पानी मिलाया है, पानी क्या है? वो x है, और x पानी मिलाने के बाद ये कितना हो गया? 475। तो आप x की वैल्यू कितनी बताओगे मुझे यहाँ पे? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 475 में से 470 घटेगा तो कितनी आ जाएगी? 5 लीटर, ठीक है। तो 5 लीटर पानी इसमें मिलाया गया है शरारती बच्चे के द्वारा। शरारती बच्चे ने केवल 5 लीटर पानी इसमें मिलाया है, ज्यादा नहीं मिलाया, 5 लीटर। इतने बड़े मिश्रण में 5 लीटर पानी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों।
ये है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से होती है, ठीक है, पूर्णांकों के निकटतम, यानी कि आपका जो ब्याज बनेगा पूर्णांक में बनेगा। और आपकी जो राशि है वो कितनी है दोस्तों, 7200 रुपये की राशि है। ब्याज की जो दर है 20% है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं अब। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में करनी है आपको, ठीक है। तो 7200 की राशि पर 20% वार्षिक दर से, ये जो दर है ब्याज की, ये वार्षिक है, ठीक है, हमेशा वार्षिक दी जाती है। दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो समय कितना है दोस्तों, 18 महीने। और ब्याज कैसे संयोजित होता है आपका, अर्धवार्षिक, यानी कि ब्याज साल में न लेकर कितने टाइम में लिया जाता है, 6 महीने में। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 मंथ में आपका जो ब्याज है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो जब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आपकी दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमेशा वार्षिक दी जाती है। और वार्षिक कितनी है दोस्तों, ये 20% है, ठीक है। और वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे 12 महीने, यानी 12 महीने में आपका ब्याज कितना बनता है, 20%। तो 6 महीने में कितना बनेगा, तो आपकी जो हाफ ईयरली जो रेट बनेगी इंटरेस्ट की, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 10%, ठीक है, हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली। तो हमें यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। और समय दिया है आपका 18 मंथ का। 18 महीने में हमारे कितने साइकिल बनेंगे, 6-6 महीने के, तो 3 बनेंगे। इसका मतलब हमें इस 18 महीने का ब्याज 3 वर्ष की तरह ज्ञात करना है, 3 पीरियड में ज्ञात करना है। तो निकाल लेते हैं। पहला हमारी राशि कितनी है, 7200। तो 7200 का सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से इसका 1 साल का यानी कि 10% निकाल लेते हैं। तो 7200 का 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो यानी कि 7200 का हमें क्या निकालना है, 10% निकालना है। जो भी 7200 का 10% होगा वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो 0 से 2 0 कट जाती है, तो कितना आ गया दोस्तों, यह आ जाएगा आपका 720, ठीक है। तो 7200 का 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 7200 का 720 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप जानते हो कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये पहले वर्ष का। तो सेकेंड ईयर का भी कितना होगा, 720 ही होगा। और तीसरे वर्ष का कितना होगा, ये भी 720 होगा। यहाँ पे इसको वर्ष में मान सकते हो आप, ये पहली छमाही का ब्याज है, दूसरी का है, ये तीसरी छमाही का ब्याज है, ठीक है दोस्तों। तो 18 महीने में कितने छमाही बनते हैं, तो 3 छमाही। तो पहले छमाही का, दूसरी छमाही का, तीसरी छमाही का, तीनों छमाही का साधारण ब्याज बराबर है। परंतु हमें बताना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हम क्या करते हैं, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा लेते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो इसका 10% कितना आएगा, बताइए आप मुझे। इसका 10% 72 होगा दोस्तों। 720 का 10% कितना होगा, तो 720 का 10%, परसेंटेज से 0 2 0 खत्म हो जाती है, तो 72 होगा, इससे मिलेगा 72। और जो लास्ट वाला जो ईयर हमारा, लास्ट वाला जो समय है, इसमें इसका डबल करके हम जोड़ देते हैं सीधा, ठीक है। अगर 720 का इसमें 72 जुड़ा, तो इसमें तो 2 जुड़ेंगे, 720 का 10% यहाँ जुड़ेगा और 720 का 10% यहाँ भी जुड़ेगा, यानी 72 का डबल 144। अब इसमें एक चीज़ और आपको करनी होती है, ये जो आपको लास्ट वाला ब्याज बचा दोस्तों, इसका भी आपको क्या निकालना है, 10% आपको इसका काउंट करना है। तो 720 का 10% क्या होगा, बताइए आप मुझे। 720 का 10% क्या होता है, तो 720 का 10% यानी 1/10 क्या होता है, तो 7.2, ठीक है। तो 7.2 ब्याज हमें इसमें और मिलेगा लास्ट छमाही में, तो 7.2। अब ये जो हमारा ब्याज आ गया दोस्तों, सारा का सारा ये वाला, ये हमारा यहां से लेकर यहां तक का, ये हमारा 3 छमाही का यानी कि 18 महीने का क्या बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। आप इसे जोड़ के बताइए कितना बनेगा। तो देखिए 72 और 144 कितने हो गए दोस्तों, 216 हो गए। और 216 में आप 7 जोड़ोगे तो 223, तो 223
0.2, ये तो आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया है। और 720 720 720 3 बार जोड़ेंगे आप तो कितना बनेगा दोस्तों 2160। 2160 आपका ये हो गया। तो बताइए पूर्णांकों में बताना है तो हमें पॉइंट छोड़ देना है, इसमें स्टार्टिंग में बोला है पूर्णांकों में ज्ञात करना है। तो 2160 और 223 ये कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2369। यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है, ये बनेगा आपका कितना 3, हाँ सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों 2100 आपका 223, तो ये हो जाएगा 2383। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2383, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये जो पीछे पॉइंट वाला नंबर है दोस्तों, पॉइंट के बाद का हमें नहीं लेना, ये पहले ही बोल दिया गया है। तो आप 18 महीने का ब्याज इस तरह बता सकते हो, तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बनी रहती है। तो बेहतर यही होगा कि हम 3 साल का या 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इससे काउंट आसानी से कर सकते हैं। इसका एक फायदा और है दोस्तों, इसमें हम पर्टिकुलर ईयर का ब्याज भी बता सकते हैं। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, या पहली छमाही का 720, दूसरी छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 720 प्लस 72 यानी कि 792। और इस तरह से हम तीसरी छमाही का बता सकते हैं, जो भी आपका ब्याज बनेगा इसको जोड़ के आप बता सकते हो। यहाँ से आप ब्याज के साथ साथ ब्याज का अंतर भी बता सकते हो। तो ये तरीका जो एक्सपेंडर तरीका होता है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका सही आंसर होगा 2383। कंपाउंड इंटरेस्ट का बढ़िया क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, ये जो आपकी रेट होती है ये हमेशा वार्षिक ही दी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है। तो यदि ये 12% वार्षिक है, ठीक है, यानी 12 महीने की 12% ब्याज दर लगती है, और ब्याज हमारा 8 माह में संयोजित होता है। इसका मतलब आपको 8 मासिक दर बनानी है इसमें। तो 12 महीने की जो दर दी गई है दोस्तों वो कितनी है, वो है 12%। तो 8 मासिक दर कितनी बनेगी, 8 माह की रेट कितनी बनेगी दोस्तों, तो आप बोलोगे 12/12 गुना में 8, यानी कि 12 से 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमें 8%, ठीक है, 8 मासिक ब्याज की दर से 62,500 की राशि पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है। कितने समय का, 2 वर्ष का। परंतु ब्याज वार्षिक संयोजित नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती ना करें। 8 माह में ब्याज दिया जाता है, समय 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में आप मुझे बताइए, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24, और 24 माह में 8 माह के कितने साइकिल बनेंगे, तो 3 बनेंगे, 8 8 और 8। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमें 3 वर्ष की तरह इसका ब्याज काउंट करना है। जैसे हम 3 साल का निकालते हैं ऐसे ही हम इसका ब्याज निकालेंगे 8 मासिक रूप से। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो था इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्या चलेगा इसमें। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 62,500 का पहले मैं क्या निकालता हूँ दोस्तों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कितनी रेट से, 8% की दर से। तो 8% की दर से इसका 1 साल का साधारण ब्याज क्या बनेगा, तो 5,000 बन जाएगा दोस्तों। 8 की गुना इसमें करेंगे आप, 5,000 आएगा सीधा। अगर पहले साल का ब्याज 5,000 है तो, या पहले 8 माह का ब्याज 5 साल है तो दूसरे 8 माह का ब्याज भी 5,000 ही होगा। साधारण ब्याज प्रत्येक समय का बराबर होता है, प्रत्येक साल का या प्रत्येक 8 माह का बराबर ही होगा यहाँ पे। तो तीसरे 8 माह का ब्याज भी कितना होगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा 5,000 होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5,000 का 8% निकालेंगे और बीच वाले में ऐड कर देंगे। तो 8% कितना होता है इसका, तो 8 पंजे 40 यानी 400। अगर इसे 400 मिला दोस्तों तो इसके ऊपर तो 2 हैं, 5,000 5,000, तो 400 यहाँ से लेगा, 400 यहाँ से, तो इसे कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 800। अब इस बीच वाले का, लास्ट वाले ब्याज का, इसका हमें 8% और निकालना है। तो इसका 8% कितना होता है, तो 400 का जो 8% होगा वो कितना होगा, 400 का 8% कितना होता है, 8 चौक 32,
परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाती है, तो 8 चौक 32, इसका मतलब 32 रुपये इसको और मिलेंगे। तो यहाँ से जो हमारा ब्याज काउंट होता है दोस्तों वो कितना होता है, टोटल ब्याज कितना काउंट हो जाता है, आप इसको ऐड कर दीजिए। ये हमारा 24 महीने का 8 मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 15,000 तो ये हो जाता है दोस्तों, 15,000 और 1200, ठीक है, 16,200 और 16,232, तो टोटल ब्याज बनेगा आपका 16,232। ये आपका 2 वर्ष का 8 मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है।